सारे भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। साथियों, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे एक बड़ी चर्चा चल रही है, वायरल ट्रेंड चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई टिप्पणी कर दी नौजवानों को लेकर, तो उसके विरोध में एक ये कैंपेन चल पड़ा। अब किसी व्यक्ति ने अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया, तो किसी व्यक्ति ने अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भावी विधायक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, तो किसी व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अपने आप को भावी मंत्री भी डिक्लेयर कर दिया, तो किसी ने प्रदेश का संयोजक डिक्लेयर कर दिया। यानी पूरा एक ये ट्रेंड चल पड़ा। वैसे मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता था ये विषय कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारी जैसे कल कुछ मीटिंग थी साथियों के साथ अपने संगठन की, उसके अलावा 1-2 मीटिंग और थी, तो वहां साथियों ने प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि जी आपको क्या लगता है ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, ये ट्रेंड क्या है, इसका क्या नतीजा आएगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है उसके बाद इस विषय पर बोलना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि लोग बाग समझना चाहते हैं, लोग बाग जानना चाहते हैं। अब जो मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, ये मैं जो आपको अपनी राय आपके सामने रखूंगा, आप इस राय से सहमत भी हो सकते हैं, आप इस राय से असहमत भी हो सकते हैं, आप मेरी बात को सही भी मान सकते हैं, आप मेरी बात को गलत भी मान सकते हैं। तो इसलिए आप भी अपनी राय अपने कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। जो मुझे लगता है साथियों, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस पूरे प्रकरण में समझने की। पहली बात तो ये कि एक होती है सरकार और दूसरी होता है एक सिस्टम। सरकार तो आपको दिखेगी, उसका चेहरा दिखेगा आपको कि भाई सरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कौन उसका प्रतिनिधि है, कौन उसका नेतृत्व कर रहा है, और वो 5 साल में बदल भी सकती है, 5 साल के बाद वो रिपीट भी हो सकती है। एक होता है सिस्टम। सिस्टम कभी दिखता नहीं है, सिस्टम पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन सरकारें जो पॉलिसीज लागू करती हैं वो ज्यादातर पॉलिसीज सिस्टम ही बनाता है। उसको हम कई जगह उस सिस्टम को व्यवस्था भी कह देते हैं, उस सिस्टम को कई जगह हम स्टेट भी कह देते हैं, कई जगह डीप स्टेट भी कह देते हैं। तो असली में जो पूरी व्यवस्था जो चलाने का कार्य करता है वो डीप स्टेट कह लीजिए या वो सिस्टम कह लीजिए, और वो 5 साल में बदलता नहीं है। उसमें हल्का फुल्का फेरबदल आ जाए तो अलग बात है, अन्यथा वो लंबे समय तक वही चलता रहता है और वही सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट करवाता है। और आप इस विषय में बहुत सारी बुक्स भी हैं कि कैसे दुनिया भर में डीप स्टेट काम करता है, कैसे व्यवस्था काम करती है, कैसे सिस्टम काम करता है। आप उस चीज को उन किताबों में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आज मैं ज्यादा उस मुद्दे पे गहराई पे नहीं जाऊंगा। तो कई बार क्या होता है, ये मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व किया पिछले 15-16 साल से, जब से मैं बारीकी से इन चीजों को अध्ययन करता हूं, चीजों को समझने का प्रयास करता हूं, चीजों पे विश्लेषण करता हूं, कुछ बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि कई बार जब सिस्टम को, जब डीप स्टेट को ये लगने लग जाता है कि भाई सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पे लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो सिस्टम, वो डीप स्टेट उस नाराजगी को डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। और डाइवर्ट करने के लिए वो लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास करता है, लोगों को असली इश्यूज से डाइवर्ट कर दिया जाता है उस समय। और कई बार क्या किया जाता है, कई बार जैसे आपने देखा होगा, हम प्रेशर कुकर में कोई सब्जी बनाते हैं या कुछ और चीज बनाते हैं, तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वो सीटी मरानी पड़ती है, उसको वो मतलब वो जो प्रेशर बन गया है उसको बाहर निकालना पड़ता है एक सेफ्टी वाल्व के माध्यम से। तो ये जो डीप स्टेट, जो ये सिस्टम होता है, ये कई बार ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देता है, टेम्परेरी व्यवस्था, कि जो सरकार के खिलाफ नाराजगी बन रही होती है, उस नाराजगी को सेफ्टी वॉल के माध्यम से धीरे धीरे उसको लीक करा देते हैं। उनको ये लगता है कि भाई ये प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस चीज के लिए कई बार ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि जनता उनको उस समय समझ नहीं पाती और 20 साल 25 साल बाद जाके वो चीज समझ में आती है। अब आप अगर ताजा घटनाक्रम को देखें, अभी देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चल रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा गिर रहा है, और कुछ ही समय में अगर रुपया 100 के पार चला जाए डॉलर के मुकाबले, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, हैरानी नहीं होनी चाहिए। सरकार उस व्यवस्था के लिए, सरकार उस हालात के लिए लोगों को मानसिक तौर पे तैयार करना शुरू कर चुकी है। अभी 1-2 दिन पहले फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, उनका ये बयान आया, वो कहते हैं कि भाई 100 तो महज एक नंबर है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 से भी ज्यादा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जबकि 2014 से पहले जो हमारे देश के जो आज प्रधानमंत्री हैं, जो उस समय विपक्ष के नेता होते थे, नरेंद्र मोदी जी, वो हर चुनावी सभा में इसी बात पे जोर देते थे कि भाई सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, रुपया लगातार घटता जा रहा है। लेकिन आज क्या किया, आज क्या कहा जा रहा है, आज क्या किया जा रहा है?
अगर आप उसको देखेंगे तो लोगों को इस बात के लिए मानसिक तौर पे तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 से भी ज्यादा हो जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुद्दा ये बहुत गंभीर है। रुपया इतना ज्यादा डीएप्रिशिएट हो रहा है, डिवैल्यूएट हो रहा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि रुपया जैसे जैसे डिवैल्यूएट होगा, जितना ज्यादा डिवैल्यूएट होगा, उतना ही ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। अब दूसरी बात आप देख लीजिए, अगर मैं पिछले महीने की ही बात करूं, अगर मार्च की बात करूं, तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि मार्च के महीने में भारत के अंदर जो एफडीआई आई, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, वो है मात्र 1.6 बिलियन डॉलर की। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहां से जितने पैसे निकाल लिए वो है लगभग 13.3 बिलियन डॉलर। यानी जितना यहां पे इनफ्लो आया, जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां आई, उसके मुकाबले लगभग 11.7 बिलियन डॉलर ज्यादा तो हमारे मार्केट से निकाल लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले 2-3 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारी यहां की मार्केट से 22 बिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि हालात बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। आप एक चीज देखिए, पिछले 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। एक बार 3 रुपए बढ़ा दिए, दूसरी बार 90 पैसे बढ़ा दिए, फिर 92 पैसे बढ़ा दिए प्रति लीटर के हिसाब से। यानी पिछले 10 दिनों में 3 बार दाम बढ़ चुके हैं। अगर आप सीएनजी की बात करोगे, मैं खुद कल हैरान हो गया जब मैं गाड़ी में सीएनजी डलवाने गया, तो 5-7 दिन पहले जो सीएनजी हमने 87 रुपए 88 रुपए की डलवाई थी, वो 93 रुपए प्रति किलो की होगी। तो अगर आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो मुद्दे तो ये महत्वपूर्ण है जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे गंभीर चिंतन होना चाहिए हर देशवासी को, जिस पे सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो ये आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं, ये हर देशवासी के भविष्य से जुड़े हैं। अगर ये आर्थिक हालात नहीं सुधरे तो हर देशवासी को परेशानी आने वाली है। अगर आप विदेश नीति की बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत लंबे समय से अगर आप उसको मॉनिटर करोगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि इस समय वो जितने चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है, इतना चुनौतीपूर्ण दौर शायद पिछले 15-20 साल में पहले कभी नहीं रहा। आप देखिए, अगर एक तरफ तो अमेरिका लेड एक वो सिस्टम है जिसमें नाटो आ जाता है, जिसमें और देश आ जाते हैं, अमेरिका उसको पूरा नेतृत्व करता है उस सिस्टम का। दूसरा आ गया एक ब्रिक्स प्लेटफॉर्म आ गया, जिसमें डेवलपिंग देश शामिल हैं, और भारत समेत 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स बनाया था काफी साल पहले। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या हो गई है, अमेरिका वाला जो सिस्टम है, अमेरिका के नेतृत्व वाला जो ग्रुप है, वो भी हमें सीरियसली नहीं ले रहा। उनको ये लगता है कि भाई ये अपना अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो ब्रिक्स के साथ चल रहे हैं। इसलिए आप देखोगे अगर विदेश नीति को हालिया समय में, तो अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के प्रति एक विरोधाभासी बयान जारी करते हैं बार बार। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, ब्रिक्स वाले कंट्रीज को यह लगता है कि भाई भारत जो है वो अमेरिका के ज्यादा नजदीक चला गया, अमेरिका के अनुसार चल रहा है। अमेरिका जिसको कह रहा है कि भाई यहां से आपको तेल खरीदना, यहां से नहीं खरीदना, भारत उसी चीज को स्वीकार कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि आपको वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा, तो भारत उसके लिए तैयार हो गया। अमेरिका ने कह दिया आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, बेशक आपको सस्ता मिलता हो, भारत उसके लिए तैयार हो गया। तो ब्रिक्स वाले और अन्य डेवलपिंग देशों को यह लगता है कि पहले जो एक भारत की जो नीति होती थी, जो इंडिपेंडेंट नीति होती थी, उसमें से इंडिपेंडेंसनेस खत्म हो रही है और अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहे हैं। तो विदेश नीति का ये हाल है। अगर आप कृषि नीति की बात करोगे तो आप देखिए, पिछले लंबे समय से जो किसान संगठन, जो किसान नेता बात कर रहे थे कि भाई आप ये बाहर से हर साल 2.25 लाख करोड़ का पाम ऑयल इंपोर्ट मत कीजिए, इससे किसानों को भी नुकसान होता है, इससे हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी नुकसान होता है। लेकिन सरकार ने कभी कोई सुनवाई नहीं करी। आज प्रधानमंत्री जी को खुद बोलना पड़ रहा है कि भाई ये एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। अब की बार जो ये गेहूं का सीजन गया, आप इसकी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में गेहूं की खरीद में अब की बार जितनी समस्याएं आई हैं, जितनी दिक्कतें आई हैं, उतनी पहले कई सालों में कभी नहीं आई हैं। तो सरकार हर उस पॉलिसी के ऊपर सरकार एक बहुत चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रही है। सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। तो चर्चा तो इन विषयों पे होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा आपके दिमाग में क्या घुसा दी गई? चर्चा आपके दिमाग में घुसा दी गई कोकरोच जनता पार्टी की। आज हर आदमी को यह कहा जा रहा है, वो पोस्ट कर रहा है, मैं भी कोकरोच, मैं भी कोकरोच। अरे हमारी कोशिश तो इस बात की होनी चाहिए कि हम बेहतर इंसान कैसे बने,
लेकिन हम बना दिए गए उस लाइन में कि मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। कल को आपको वो कह देंगे कि भाई मैं भी मकोड़ा, मैं भी मकोड़ा, फिर कह देंगे मैं भी छिपकली, मैं भी छिपकली। और इस पूरे प्रकरण से जो मुझे एक बात और लगी, वो ये लगा मुझे कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, उस इस बात का मेरी कोई बुरा मत मानना, ये मैं अपना एक एनालिसिस दे रहा हूं, अपना एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं। मेरा वो ये है कि भाई आज की जो युवा पीढ़ी है और आज के जो ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर गहराई और गंभीरता की कई बार मुझे कमी दिखाई देती है। और उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी उससे बाहर नहीं हूं, मैं भी उस समस्या को, उस कमी को सुधारने का प्रयास करता हूं। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए आपने जो हमारे वाली पीढ़ी है उसको तो याद ही होगा कि पहले कुओं से, गांव में कुएं होते थे, वेल्स होते थे, जिसको अंग्रेजी में वेल बोल देते हैं, तो कुओं से हम पानी लाते थे। तो जो रस्सी बांध के जब वो बाल्टी नीचे जाती थी, तो आपने देखा होगा, आपको याद होगा आपको, कि जब वो जहां से वो रस्सी बार बार नीचे जाती थी, ऊपर आती थी, वो रस्सी धीरे धीरे उस जगह पत्थर को भी काट देती थी। रस्सी के मुकाबले पत्थर बहुत मजबूत चीज है, लेकिन जब एक ही जगह से बार बार रस्सी प्रयास करती थी तो पत्थर भी वहां से कट जाता था। आप कई अगर अगर पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे आप कई बार, तो वहां पे आपने देखा होगा एक ही जगह पे जब पानी ड्रॉप वाइज ड्रॉप, एक एक टोपा, एक एक टुपका पानी जब वहां पे गिरेगा एक ही जगह पे, तो वो पानी उस पत्थर को भी वहां से काट देगा। इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम एक ही मुद्दे पे लगातार समर्पित होकर कार्य करेंगे तो उस मुद्दे का समाधान निकलने की संभावना है। और मुझे ये लगता है कि जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं, जो हमारे किसान समाज से, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून। लेकिन समस्या क्या कहां आ रही है, समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हम लगातार डाइवर्ट होते रहते हैं, कभी किसी मुद्दे पे चले जाते हैं, कभी कॉकरोच जनता पार्टी पे चले गए, कभी मकोड़ा जनता पार्टी पे चले गए, कभी भाई फलानी जगह ये हो गया, कहीं कहीं और चले गए, किसी और मुद्दे पर डाइवर्ट हो गए। तो हम एक ही मुद्दे पे फोकस रह के अपना काम नहीं कर पाते, एक ही मुद्दे पे फोकस रह के अपनी एनर्जी नहीं लगा पाते। आपको ध्यान होगा बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो आप भी वो खेल खेलते होगे कि एक वो लेंस लेके गर्मी में, जैसे अभी गर्मी का सीजन चला हुआ है, तो उस लेंस को एक कागज पे एक ही जगह पे फोकस करते थे। तो जब वो सारी एक ही जगह पे वो रिफ्लेक्शन होके जाती थी तो उस कागज में भी वहां से धुआं उठने लग जाता था, उस कागज में भी आग लग जाती थी। यानी बिना माचिस के सिर्फ वो सारी एनर्जी एक जगह फोकस करने से, सारी रेडिएशन एक जगह फोकस करने से कागज में आग लग जाती थी उस लेंस के माध्यम से। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम एक ही मुद्दे पे फोकस होकर काम करेंगे जब जाके सफलता मिलेगी। अगर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे हम फोकस होके उसी चीज पे सोचेंगे, उसी चीज पे चर्चा करेंगे, उसी चीज को लेके लोगों को जागरूक करेंगे और लगातार अपने किसानी मुद्दों पे काम करेंगे, जब जाके उनका समाधान होने की संभावना है। लेकिन आज के दिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पे ये हो रहा है, सोशल मीडिया पे हम किस विषय पे पोस्ट करेंगे, किस विषय पे बात करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये हम तय नहीं कर पाते, ये तो ट्रेंड तय करता है। और यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम ट्रेंड बनाने वाले नहीं हैं, हम ट्रेंड तय करने वाले नहीं हैं। हमारे में से ज्यादातर लोग ट्रेंड के साथ चलने वाले बन गए हैं कि भाई आज अच्छा, आज इस चीज पे बड़ी वायरल पोस्ट आ रही है, चलो इसी चीज पे उठा के लिख दो। आज कॉकरोच जनता पार्टी पे आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी पे उठा के लिख दो। कल किसी और छिपकली जनता पार्टी पे आ गई, उस पे उठा के लिख दो। अपने मुद्दे जो दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, क्या हम उनको ट्रेंड में ला पाते हैं? क्या उनपे हम ट्रेंड सेट कर पाते हैं? जवाब है नहीं। तो जब हम अपने मुद्दों पे ट्रेंड सेट नहीं कर पाते, अपने मुद्दों पे चर्चा नहीं करा पाते, तो अपने मुद्दों का समाधान कैसे करा पाएंगे भाई? तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों पे, अलग अलग मुद्दों पे डाइवर्ट होने की बजाय, समय समय पे अलग अलग मुद्दों के ऊपर मैनिपुलेट होने की बजाय, एक मुद्दे, दो मुद्दे, तीन मुद्दे, पांच मुद्दे, जितने आपको तय करने उतने तय कर लीजिए। उन मुद्दों पे लगातार फोकस्ड होके पूरी एनर्जी लगा के काम करने की जरूरत है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक तो आपको समय समय असली मुद्दों से डाइवर्ट कर देते हैं। जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, जैसे आज आर्थिक नीति पे चर्चा होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप उस पे चर्चा ना कर पाओ, इसलिए आपको अलग टास्क दे दिया गया कि आप कॉकरोच जनता पार्टी पे चर्चा करते रहो। 5-7 दिन बाद जब ये चर्चा पुरानी हो जाएगी, कोई आपको नया मुद्दा पकड़ा दिया जाएगा जिसका कोई लेना देना नहीं होगा आपके जीवन से। आप 5-7 दिन उस पर चर्चा करोगे, फिर आप धीरे धीरे करके जो असली मुद्दे हैं उनको भूल जाओगे। अपना सरकार वहां से चुपचाप उन मुद्दों से बच के निकल जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, अपने मुद्दे पे फोकस करो। अपने मुद्दे पे फोकस रह के काम करोगे, अपने मुद्दे पे चर्चा करोगे, चर्चा करके लकीर को लंबी बनाओगे,
तब जाके सफलता मिलेगी। रोज मुद्दों को अलग अलग तय करते रहोगे, अलग अलग मुद्दे चूज करते रहोगे, आसानी से मैनिपुलेट होते रहोगे, आसानी से मुद्दों से डाइवर्ट होते रहोगे, तो सफलता बिल्कुल नहीं मिलनी। हाँ, ये तो हो सकता है कि भाई ट्रेंड के साथ आप पोस्ट करते जाओगे, ट्रेंड के साथ आप बोलते जाओगे तो आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे, वाहवाही हो जाएगी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलेगी, कोई मुद्दे का समाधान नहीं करा पाओगे। और मुझे कम से कम ये लगता है कि अगर हम सब मिलजुल के एमएसपी पे गारंटी कानून बनवाने में सफल हो जाते हैं और उस पूरे संघर्ष में, उस पूरी लड़ाई में हमारा 0.0000001% भी अगर योगदान हो जाता है, तो मुझे लगता है हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यानी अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ करके जाएंगे। और जहां तक ये कोकरोच जनता पार्टी की बात है, मुझे लगता है कि जितनी तेजी से ये बुलबुला बना है, उतनी तेजी से ये बुलबुला फूटेगा। आने वाले 5-7 दिन में आपको ये दिख भी जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।